नमस्कार दोस्तों, दैनिक जागरण आईएनएस की फॉरेंसिक फाइल्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अभिषेक और आज हम आपको रूबरू करा रहे हैं अपराध की दुनिया से जुड़ी उस कहानी के बारे में जिसने न सिर्फ पूरे देश को बल्कि पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया था। ये कहानी है चेन्नई और श्रीलंका के बीच उलझी उस अनोखी मर्डर मिस्ट्री की जिसके राज का खुलासा सिर्फ एक फाउंटेन पेन की वजह से हुआ था। तो क्या थी वो कहानी, चलिए शुरू करते हैं। आज का चेन्नई, जो कभी मद्रास के नाम से भी जाना जाता था, वहाँ एक महिला रहती थी। उसके पति का नाम था आलवेंद्र। 28 अगस्त 1952 का दिन था जब आलवेंद्र अपने घर पर नहीं पहुंचा। आलवेंद्र, जो पहले ब्रिटिश आर्मी में काम करता था, कुछ समय बाद उसने जॉब छोड़ करके चेन्नई में ही एक फाउंटेन पेन की कंपनी में काम शुरू कर दिया। उस फाउंटेन पेन की कंपनी की एक शॉप थी जिसका नाम था जेम एंड कंपनी, और ये जेम एंड कंपनी की शॉप मद्रास के चाइना बाजार में, जो आज पेरिक कॉर्नर के नाम से भी जानी जाती है, वहाँ पर मौजूद थी। आलवेंद्र की वाइफ जब वहाँ पहुँची तो उसने वहाँ के वर्कर्स से पूछा, लेकिन उसके पति का कोई पता नहीं लगा। वो काफ़ी जगह और काफ़ी देर तक इधर उधर भटकती रही, पुलिस स्टेशन भी गई, लेकिन पुलिस वालों ने उसकी एक बात नहीं सुनी और उसे उल्टे पैर वापस आना पड़ा। थक हार कर आलवेंद्र की वाइफ जेम एंड कंपनी के ओनर के पास में गई और उनसे रिक्वेस्ट करी कि उनके साथ चलकर अपने पति की FIR दर्ज कराएं। आखिरकार जेम एंड कंपनी के मालिक, जो कि काफ़ी लिबरल भी थे, वो गए और उनकी रिक्वेस्ट पर पुलिस ने आलवेंद्र की मिसिंग की कंप्लेंट दर्ज करी। दोस्तों, अब कहानी शुरू होती है उस स्पॉट से जहाँ से ये पूरी मर्डर मिस्ट्री शुरू होती है। दरअसल 1950 में चेन्नई और श्रीलंका के बीच में एक ट्रेन चलती थी, जो कि चेन्नई से धनुषकोटी तक बाई ट्रेन सफ़र तय होता था, और वहाँ से पानी के जहाज से लोग श्रीलंका जाया करते थे। वहाँ पर इस पूरे सफ़र की डिस्टेंस तकरीबन 675 किलोमीटर थी, जिसे तय करने में उस वक्त 19 घंटे लगा करते थे। 29 अगस्त 1952 का दिन था, यानी कि जिस दिन मिसिंग कंप्लेन आलवेंद्र की दर्ज की गई, उसके ठीक 24 घंटे बाद वहाँ के उस ट्रेन के पैसेंजर्स, जो कि चेन्नई से धनुषकोटी जा रहे थे, उनको एक कंपार्टमेंट में एक अजीब सी दुर्गंध आई। तो उन्होंने TT से शिकायत करी। TT ने वहाँ पे जो संबंधित सिक्योरिटी गार्ड्स थे, उनकी मदद से जब सर्च किया तो उस कंपार्टमेंट में एक संदूक मिला। उस संदूक को जब खोल कर देखा गया तो उसमें एक डेड बॉडी के कई सारे टुकड़े पड़े हुए थे, जिसको देखकर वहाँ सबकी चीख निकल गई। दोस्तों, यहाँ एक खास बात थी कि उस लाश का धड़ तो था, लेकिन सर मौजूद नहीं था। तफ्तीश पुलिस ने आगे बढ़ाई तो पता लगा कि ये डेड बॉडी किसी मुस्लिम शख्स की है। ऐसे में पुलिस ने पूरे चेन्नई में मुस्लिम शख्स की FIR या गुमशुदगी की रिपोर्ट सारे थानों से कवर अप करी। इसी दौरान एक घटनाक्रम और होता है कि जिस जगह पर आलवेंद्र रहता था, वहीं के पास एक समुद्र का बीच था। वहाँ पर रात में अचानक एक बीट सिपाही को एक संदूक मिलता है। संदूक खोलकर जब वो सिपाही देखता है तो उसमें सर होता है, पर धड़ नहीं था। चूँकि 1952 का समय था, इस तरीके के जघन्य अपराध बहुत कम हुआ करते थे, इसलिए ये केस नेशनल मीडिया और इंटरनेशनल मीडिया की सुर्खियाँ बन गया। बीट सिपाही तुरंत अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन को फ़ोन करता है। वहाँ से इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है और पुलिस पूरी कड़ियों को जोड़ती है तो पता लगता है कि जो सर मिला था बीट सिपाही को, वो उसी धड़ का हिस्सा था जो कि ट्रेन के कंपार्टमेंट में मिला था। जब आलवेंद्र की वाइफ को दोबारा शिनाख्त करने के लिए बुलाया गया तो जो सर के पूरा फेस रीडिंग हुई और पूरे जो दांत थे और जो कान में छेद था, जो आलवेंद्र बाली भी पहनता था, तो उसकी वाइफ ने तस्दीक करी कि हाँ, यही आलवेंद्र है। लेकिन आलवेंद्र का मर्डर क्यों और किसने किया, आखिर उसके पीछे वजह क्या थी, क्राइम सस्पेक्ट्स कौन कौन थे, ये पुलिस के लिए बहुत बड़ा चैलेंज बना हुआ था। देखते ही देखते पुलिस के ऊपर काफ़ी दबाव बढ़ा और ये एक ऐसा हाई प्रोफाइल मामला बनता चला गया जिसकी इन्वेस्टिगेशन जब शुरू हुई और जब उसका अंत हुआ तो सब दंग रह गए। पुलिस को जांच से पता लगा कि औरतें आलवेंद्र की कमज़ोरी थी। कई औरतों के साथ में संबंध थे। आलवेंद्र जिस फाउंटेन पेन की कंपनी में काम करता था, जिस आउटलेट में वो ड्यूटी करता था और
1952 की बात अगर करें तो उस समय फाउंटेन पेन बड़े महंगे हुआ करते थे। कई महिलाएं, कई लड़कियां उस दुकान में आती थीं और आलवेंद्र उन्हीं फाउंटेन पेन की आड़ में लड़कियों से, महिलाओं से दोस्ती करता था और उनके साथ में रिलेशंस बनाता था। इसके अलावा आलवेंद्र साड़ियों का भी काम करता था। वो कई लड़कियों को और कई महिलाओं को साड़ियाँ भी गिफ्ट करता था। जो लड़कियाँ या औरतें उस साड़ी की कीमत दे पाती थीं तो ठीक था, अदरवाइज वो उनको दबाव बना करके उनके साथ रिलेशन बनाता था। एक ऐसी ही महिला जिसका नाम देवकी था, वो भी एक दिन फाउंटेन पेन की उस शॉप में आई और आलवेंद्र के साथ में उसकी पहचान हुई। आलवेंद्र ने उसको महंगे फाउंटेन पेन गिफ्ट किए। इस तरीके से उसने देवकी को अपने प्यार के जाल में फंसाया। लेकिन देवकी की कुछ दिनों बाद प्रभाकर नाम के एक युवक के साथ शादी होने वाली थी, इसलिए रिलेशंस काफ़ी दिनों तक चल नहीं सके। लेकिन आलवेंद्र देवकी को बार बार परेशान करता था। इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी पुलिस की और पुलिस को पता लगा कि आलवेंद्र कि सिर्फ देवकी से ही नहीं बल्कि कई महिलाओं के साथ में रिलेशंस थे। पुलिस ने जानकारी के आधार पर देवकी के स्केच बनवाए और उसी के आधार पर एक क्लू मिला, जिसके बेसिस पर पुलिस देवकी और प्रभाकर के घर पहुंची। लेकिन वहां पर ताला लटका हुआ था। पड़ोसियों से जब पूछताछ करी पुलिस ने तो उन लोगों ने बताया कि देवकी और प्रभाकर 3 दिन पहले ही घर छोड़कर कहीं जा चुके हैं। इत्तेफाक की बात है कि उसी समय पता लगा कि उनके घर में जो नौकर काम करता था वो बगल के ही घर में भी जॉब करता है। पुलिस ने जब उससे इन्वेस्टिगेशन करी तो उसने बताया कि दोनों हस्बैंड वाइफ के बीच में किसी आलवेंद्र नाम के शख्स को लेकर के बातचीत हो रही थी और देवकी रो रही थी। इसके बाद पुलिस को ये समझते देर न लगी कि इस मर्डर में प्रभाकर और देवकी का ही हाथ है। पुलिस की पूरी टीम बाकायदा एक हवाई जहाज से बॉम्बे गई। बॉम्बे इसलिए गई क्योंकि प्रभाकर और देवकी दोनों 3 दिन से जो गायब थे वो बॉम्बे चले गए थे। बॉम्बे इसलिए गए थे क्योंकि प्रभाकर की पूरी फैमिली बॉम्बे में रहती थी। पुलिस इन्वेस्टिगेशन करते करते, छानबीन करते करते जब प्रभाकर के घर पहुंची तो वहां पर देवकी तो मिल गई, लेकिन पता लगा कि प्रभाकर ने वहां जॉब शुरू कर दी है। जब प्रभाकर शाम को घर से अपनी शॉप से वापस आया तो पुलिस ने प्रभाकर को भी गिरफ्तार किया और दोनों हस्बैंड वाइफ को पुलिस वापस बाई प्लेन बॉम्बे से चेन्नई लेकर के आई। पुलिस दोनों को लेकर के जब चेन्नई पहुंची तो देवकी से पूछताछ में उसने कई सारे खुलासे किए। देवकी ने पुलिस को बताया कि आलवेंद्र की शॉप में उसका आना जाना था। जब प्रभाकर से शादी तय हो गई तो उसने आलवेंद्र से किनारा करना शुरू कर दिया। यही बात आलवेंद्र को अखर गई। आखिरकार एक दिन आलवेंद्र के कहने पर देवकी अपने पति को लेकर के आलवेंद्र की शॉप पर पहुंची। वहां पर आलवेंद्र ने कुछ ऐसी बातें बोली कि जिससे प्रभाकर को शक हो गया कि देवकी और आलवेंद्र के पहले से कुछ रिलेशंस। इसके बाद में उसके दिमाग में ये बात पूरी तरह से बैठ गई कि हो ना हो ये दोनों उसे गुमराह कर रहे हैं। बात जब आगे बढ़ी और उसने देवकी से लगातार पूछना शुरू किया तो देवकी कई बार ये गलत बात कहकर टाल देती थी कि ऐसा कुछ भी नहीं है। हालांकि उसके सवाल जवाब जब बढ़ने लगे तो देवकी को लगा कि शायद अब उसे बताना ही होगा। और 27 अगस्त 1952 को देवकी और प्रभाकर एक दिन एक फिल्म देखने गए। फिल्म देखने के दौरान ही देवकी ने माना कि उसके आलवेंद्र के साथ रिलेशंस है। उसने ये भी बताया कि आलवेंद्र अब भी उसे परेशान करता है। इस बात को सुनकर प्रभाकर का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और अगले ही दिन 28 अगस्त को घर पर उसे बुलाने के लिए देवकी को फोर्स किया। देवकी आलवेंद्र के पास पहुंची और उसने बताया कि आज वो घर पर अकेली है और वो घर पर आ सकता है। प्रभाकर के घर पे एक नौकर काम करता था। उस नौकर को कुछ पैसे दे करके प्रभाकर ने बोला कि वो लोग चेन्नई जा रहे हैं, इसलिए तुम कुछ दिन काम पर मत आना। उस रात को जब आलवेंद्र देवकी के घर पहुंचा तो देवकी को घर में अकेला पाकर उसने उसके साथ अश्लील हरकतें शुरू कर दी। उसी समय प्रभाकर, जो कि घर पे पहले से मौजूद था, यह देखकर आग बबूला हो गया और जो चाकू वो मार्केट से खरीद कर लाया था उसने आलवेंद्र के गर्दन पर इतनी जोरदार वार किया कि उसकी गर्दन धड़ से लगभग अलग हो गई। आलवेंद्र मर चुका था, घर पर पूरा खून फैला था
और यहाँ से शुरू हुआ उसकी डेड बॉडी को ठिकाने लगाने का काम। प्रभाकर और देवकी ने आलवेंद्र के धड़ को एक संदूक में भरा, उसके बॉडी पार्ट्स के कई टुकड़े किए और सर को एक दूसरे कपड़े में लपेट करके रख दिया। अगले कुछ घंटों बाद जब रात हो गई तो प्रभाकर ने उस संदूक को एक रिक्शे के जरिए उसी ट्रेन में ले जाकर के रखवा दिया जो कि चेन्नई से धनुषकोटी की ओर जाती थी। डेड बॉडी के सारे पार्ट्स प्रभाकर ने ठिकाने लगा दिए थे, बाकी था तो सिर्फ सर। आखिरकार ये सर किस तरीके से प्रभाकर ने ठिकाने लगाया और कैसे वो पुलिस तक पहुंचा और आलवेंद्र की शिनाख्त हो सकी, ये बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है। दोस्तों, हुआ ये कि 29 अगस्त की उसी रात को प्रभाकर जब संदूक को ट्रेन के कंपार्टमेंट में रख दिया था उसने, वो अपने घर वापस आया और उसने आलवेंद्र के सर को, जो कि एक ब्राउन कलर की शर्ट में उसने बांध कर रखा हुआ था, उसको लिया और वो ले जा करके रोयापुरम बीच पे जा करके वो समुद्र के पास में गया और वहाँ पे किनारे उसने गहरा गड्ढा किया। उसी गड्ढे में उसने उस सर को दफना दिया। उसे यकीन था कि ये सर कभी बाहर नहीं आएगा, लेकिन समुद्र की लहरों ने उस सर को ज़मीन से बाहर ला करके रख दिया। इसके बाद आप सभी जानते हैं कि पुलिस ने उस सर को और धड़ को जब मैच किया, जब डीएनए मैचिंग हुई और सारे एविडेंस एक साथ कलेक्ट किए, तो ये जानने देर नहीं लगी कि ये डेड बॉडी आलवेंद्र की ही थी। करीब 1 साल तक इस मुकदमे की सुनवाई चली और आखिरकार 13 अगस्त 1953 को अदालत ने अपना फैसला सुनाया। कोर्ट ने प्रभाकर को 7 साल और देवकी को 3 साल की सजा सुनाई। दोस्तों, आज भी इस केस का जिक्र कई मामलों में किया जाता है, खास तौर पर ऐसे मामले जहां पर अनैतिक संबंधों के चलते कत्ल की वारदात को अंजाम दिया गया। आखिरकार वो दिन भी आया जब प्रभाकर और देवकी जेल से बाहर आए और एक बार फिर से केरल में जाकर उन्होंने अपनी एक नई जिंदगी की शुरुआत करी।